अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मैं गुज़श्ता 16 साल से एज ए आर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर पेन की एक बड़ी वजह शोल्डर इम्पिंजमेंट के बारे में बताऊंगा। मेरे पास शोल्डर इम्पिंजमेंट के जो पेशेंट आते हैं उनकी कॉमन कंप्लेंट्स ये होती हैं। नंबर 1, जब अपना हाथ सर के पीछे लेके जाते हैं तो उनके कंधे में दर्द आ जाती है। नंबर 2, जब अपना हाथ कमर के पीछे लेके जाते हैं तो उनके कंधे में दर्द आ जाती है। नंबर 3, कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो दरवाज़ा या कुंडी खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके कंधे में दर्द आ जाती है। नंबर 4, कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि रात को सोते में जब वो अपना कंबल पुल करने की कोशिश करते हैं तो उनके कंधे में दर्द आ जाती है। नंबर 5, कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जब अपना ट्राउज़र पुल करते हैं तो उनके कंधे में दर्द आ जाती है। नंबर 6, हमारे जो पेशेंट टीचर होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने की कोशिश करते हैं तो उनके कंधे में दर्द आ जाती है। कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि रात को सोते में उनकी नींद खराब हो जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक कंप्लेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या है, इसके काजेज क्या होते हैं, आप लोग इसको घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं और दुनिया में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो आइए सबसे पहले शोल्डर इम्पिंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा शोल्डर एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हमारे अपर आर्म की बोन ह्यूमरस, क्लेविकल और शोल्डर ब्लेड की बोन से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे रोटेटर कफ मसल शोल्डर ब्लेड की बोन से निकलकर एक्रोमियन बोन के नीचे से होते हुए अपर आर्म की बोन पर लगते हैं। अगर किसी वजह से ये रोटेटर कफ मसल एक्रोमियन बोन के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाए तो उससे इन मसल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा या इंजरीज हो जाती हैं। इन माइक्रो ट्रॉमा या इंजरीज की वजह से इन मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे शोल्डर के अंदर पेन और स्टिफनेस रहना शुरू हो जाती है। इस ओवरऑल कंडीशन को जिसके अंदर मसल बोन के साथ रगड़ खाते हैं इसको हम शोल्डर इम्पिंजमेंट बोलते हैं। शोल्डर इम्पिंजमेंट के काजेज को समझने से पहले हमें ये पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे रोटेटर का मसल और एक्रोमियन बोन के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम सब एक्रोमियल स्पेस बोलते हैं। वो तमाम वजूहात जिनसे ये स्पेस कम होती है उससे हमें रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट होती है। आइए एक एक करके इन रीज़न को समझते हैं जिनसे ये सब एक्रोमियल स्पेस कम होती है। शोल्डर इम्पिंजमेंट के नंबर 1 काज की बात की जाए तो है रोटेटर कफ मसल वीकनेस। रोटेटर कफ मसल हमारे शोल्डर के बहुत ही अहम मसल हैं। ये 4 छोटे छोटे मसल हैं जो कि अपर आर्म की बोन पर लगे हुए होते हैं। इनका मेन काम हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। अगर किसी वजह से इन मसल के अंदर वीकनेस आ जाए तो हमारे अपर आर्म की बोन स्लाइटली ऊपर तरफ मूव करना शुरू हो जाती है जिससे हमारे रोटेटर कफ के मसल एक्रोमियन बोन के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं जिनसे हमारी शोल्डर इम्पिंजमेंट होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये ओवरहेड एक्टिविटीज करने वाले लोगों में देखा गया, जैसे क्रिकेटर्स, जैसे टीचर या स्विमर, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि लोग अपने मेन मसल जैसे डेल्टाइड होता है उसकी स्ट्रेंथ पे तो बहुत काम करते हैं लेकिन रोटेटर का मसल को स्ट्रांग नहीं करते। हम आपके वीडियो के ट्रीटमेंट पोर्शन में ये बताएंगे कि इन मसल को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं ताकि हम शोल्डर इम्पिंजमेंट से बच सके। शोल्डर इम्पिंजमेंट के नंबर 2 काज की बात की जाए तो वो हमारा बैड पास्चर या पुअर पास्चर है। नॉर्मल जब हमारा पुअर पास्चर होता है या बैड पास्चर होता है तो हमारे चेस्ट मसल के अंदर काफ़ी स्टिफनेस या टाइटनेस आ जाती है। इन चेस्ट मसल जब स्टिफ और टाइट होते हैं तो शोल्डर ब्लेड की बोन को थोड़ा सा आगे पुल कर लेते हैं जिससे हमारे रोटेटर का मसल और एक्रोमियन बोन के दरमियान में स्पेस काफ़ी कम हो जाती है और शोल्डर इम्पिंजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे गुड पोस्चर हैबिट्स और चेस्ट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। वीडियो के होम ट्रीटमेंट पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप चेस्ट मसल की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। शोल्डर इम्पिंजमेंट के नंबर 3 काज की बात की जाए तो वो हमारी एक्रोमियन बोन की एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मली एक्रोमियन बोन एक फ्लैट सरफेस है और रोटेटर का मसल्स के नीचे से गुजर रहे होते हैं और इनके दरमियान में इम्पिंजमेंट नहीं हो रही होती। अगर किसी वजह से जैसे बाय बर्थ कुछ लोगों में ये बोन हुक होती है या वो नोकदार होती है, उन लोगों में इस बोन के साथ रोटेटर का मसल के रगड़ खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो बाय चांस कोई ऐसा प्रोफेशन ले लें जैसे फ़र्ज़ करें टीचर या स्विमर या ओवरहेड थ्रो करते हैं, उन लोगों में इस बोन और मसल के दरमियान रगड़ खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्रोमियन बोन की एबनॉर्मेलिटी भी शोल्डर इम्पिंजमेंट का एक बड़ा काज होती है। शोल्डर इम्पिंजमेंट के नंबर 4 काज की बात की जाए तो वो एज है। मेरे पास जब पेशेंट 50 ईयर से ज़्यादा आते हैं तो हम उनका शोल्डर का एक्सरे ज़रूर करवाते हैं क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि हमारी एक्रोमियन बोन के नीचे एक नोक बन जाती है और वो नोक जो है इस मसल्स के साथ रगड़ खा रही होती है। तो इसलिए एज एक सेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें देखना ज़रूरी है। शोल्डर इम्पिंजमेंट के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नंबर 1 जो ट्रीटमेंट है वो है रेस्ट।
रेस्ट मीन्स एक्टिव रेस्ट, यानी कि उन एक्टिविटीज़ या उन एंगल से आपने बचना है जिनमें आपको शोल्डर में पेन आती है। नॉर्मली जब हम शोल्डर को 90 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं तो तब हमारे कंधे में दर्द होती है। तो 3 से 4 हफ्ते हमने इन एक्टिविटीज़ उन एंगल से बचना है जिनमें दर्द आती है, या जब हमारा हाथ पीछे की तरफ जाता है तो तब हमारे कंधे में दर्द आती है। 3 से 4 हफ्ते रेस्ट देने से हमारे टिश्यूज़ को रिकवरी टाइम मिल जाता है और उनके अंदर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमने सबसे पहले इन टिश्यूज़ को रेस्ट देनी है। शोल्डर इम्पिंजमेंट में नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आइस पैक आप घर में बर्फ़ क्रश करके शार्पनर में डाल सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप अपने शोल्डर पर रखेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन हो रही है, और फिर 1 से 2 मिनट के लिए हटा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ये आप प्रोसेस रिपीट करेंगे और दिन में 2 से 3 दफ़ा करेंगे। ये एक्यूट पेन में, ये जब पेन बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारा बाजू हिलाना हमें मुश्किल हो रहा हो, उस वक्त बहुत इफेक्टिव है। ट्रीटमेंट की एक बड़ी वजह रोटेटर कफ मसल की वीकनेस है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप रोटेटर कफ मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइजेस करेंगे। ये हमारी नंबर 1 शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसके अंदर मैंने अपनी कोहनी को 90 डिग्री तक बेंड कर लिया है और अपने दूसरे हाथ से इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। मैं अपना बाजू जो पेनफुल है उसको बाहर तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा और मेरा गुड हैंड इस मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक करते हैं। आपने 5 से 10 रेपिटेशन एक सेशन में करनी है और दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करना है। ये शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेंथ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। ये हमारी शोल्डर इंटरनल रोटेशन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम अपना बाजू अंदर रोटेट करने की कोशिश करते हैं और गुड हैंड इस मोमेंट को रोकने की कोशिश करता है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम 5 से 6 सेकंड के लिए अंदर को जोर लगाएंगे और हमारा गुड हैंड इसको रोकेगा और हम दरमियान में 1 से 2 सेकंड का ब्रेक लेंगे। 5 से 10 रेपिटेशन एक सेशन के अंदर करेंगे और दिन में 3 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। यह शोल्डर इंटरनल रोटेशन स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब हम जोर लगा रहे होते हैं तो हमने बहुत एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना। हमारे माइंड होना चाहिए कि हम लेट से हमारे अभी मसल 50% जोर लगाने के काबिल हैं या 30% जोर लगाने के काबिल हैं, तो हम उतना ही जोर लगाएं ताकि हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर कोई पेन ना आ रही हो। ये हमारी शोल्डर फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपना बाजू सामने की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं और गुड हैंड इस मोमेंट को रोकने की कोशिश करता है। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे और दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। हर एक्सरसाइज के अंदर हमने ये ज़हन में रखना है कि जब हम ज़ोर लगाते हैं तो 5 से 7 सेकंड का होल्ड करते हैं और 1 से 2 सेकंड का इसमें ब्रेक देते हैं। शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के अंदर हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर रखनी है कि उस दौरान हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट ना हो रही हो। ये हमारी शोल्डर एक्सटेंशन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें हमारा बाजू पीछे जाने की कोशिश करता है और गुड हैंड इस मोमेंट को रोकने की कोशिश करता है। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 से 6 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक करते हैं। 5 से 10 रेपिटेशन एक सेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं और दिन में 3 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। ये शोल्डर एक्सटेंसर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। इन एक्सरसाइजेज के दौरान हमारे माइंड में ये पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्सरसाइज करते हुए हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर या मसल के अंदर पेन नहीं बढ़नी चाहिए। इन एक्सरसाइजेज को आप खड़े होकर, कुर्सी पर बैठकर या बेड के एज पर बैठकर भी कर सकते हैं। शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि एक कुशन को आप अपने दोनों हाथों में पकड़ लीजिए और जब हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेस करेंगे तो उससे हमारे शोल्डर मसल एक्टिव हो जाएंगे और रोटेटर कफ मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत आसानी होगी। नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर मैं पिल्लो को अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूँ और फिर 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देता हूँ। आप लोग 5 से 6 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देंगे।
5 से 10 रेपिटेशन एक सेशन के अंदर करेंगे और दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करेंगे। इससे आपके शोल्डर इंटरनल रोटेटर्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। ये पिल्लो के साथ हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने दोनों हाथों से पिल्लो को अपार्ट करने की या कुशन को अपार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे शोल्डर के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। आपने इस एक्सरसाइज को दिन में 3 दफ़ा रिपीट करना है और एक सेशन के अंदर 5 से 10 रेपिटेशन देने हैं। जब हम ज़ोर लगाएंगे तो 5 से 6 सेकंड का होल्ड करके रखेंगे और जब हम रेस्ट करेंगे तो उसको 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देंगे। ये पिल्लो के साथ हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा अफेक्टेड हैंड है वो पिल्लो के नीचे होगा और जो गुड हैंड है वो पिल्लो के ऊपर होगा। अब दोनों हाथों से हम पिल्लो को प्रेस करने की कोशिश करेंगे और 5 से 7 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर 1 से 2 सेकंड का ब्रेक करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे एक सेशन के अंदर और दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करेंगे। आपने इन एक्सरसाइज के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखेंगे कि मेरी कोहनिया और मेरी शोल्डर बिल्कुल एक प्रॉपर पोजीशन में हैं, स्टैटिक हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम जॉइंट को मूव किए बगैर अपने मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये पिल्लो या कुशन के साथ हमारी नंबर 4 एक्सरसाइज है। अब इसमें हमारा जो अफेक्टेड हैंड है वो ऊपर आ जाएगा और गुड हैंड नीचे चला जाएगा। इसमें भी हम उसी तरीके से ऊपर वाले हाथ से नीचे और नीचे वाले हाथ से ऊपर तरफ प्रेस करेंगे और इस दौरान हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे शोल्डर के ऊपर कोई मूवमेंट ना हो रही है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम 5 से 6 सेकंड का प्रेस करके रखेंगे और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देंगे। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 10 दफ़ा एक सेशन के अंदर रिपीट करेंगे और दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। ये शोल्डर के जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से समझ के दिन में 3 दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि आपके शोल्डर जॉइंट की पेन में बेहतरी लाई जा सके। रोटेटर कफ मसल की स्ट्रेंथ के लिए इलास्टिक रेजिस्टेंस बहुत कॉमनली दुनिया में यूज़ होती है। इसके लिए आप इलास्टिक बैंड को दरवाजे के एक एंड पे बांध सकते हैं और दूसरे सिरे पे आप खड़े हो जाते हैं और सर्टेन एंगल पे खड़े होकर आप अपने बाजू को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं। आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि मैंने इलास्टिक बैंड को दरवाजे के साथ बांधा है और फिर सर्टेन एंगल पे खड़े होकर अब अंदर की तरफ अपने बाजू को रोटेट कर रहा हूँ। 10 से 15 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। दिन में 3 दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करेंगे और एक सेशन के अंदर 10 to 15 रेपिटेशन। ये शोल्डर इंटरनल रोटेशन स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। यह इलास्टिक बैंड या इलास्टिक रेजिस्टेंस के साथ हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज है। ये शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज कहलाती है। इलास्टिक रेजिस्टेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये फुल रेंज में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये शोल्डर रोटेटर कफ की बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मैं नॉर्मली अपने पेशेंट से कहता हूँ अगर आप शोल्डर इंटरनल रोटेशन 10 से 15 रेपिटेशन करते हैं तो इसको ज़रा डबल कर दें, क्योंकि नॉर्मली एक्सटर्नल रोटेटर जो होते हैं इंटरनल रोटेटर की निस्बत ज़्यादा वीक होते हैं। जिन लोगों में शोल्डर पेन या शोल्डर इम्पेंजमेंट बैड पोस्चर से आ रही है, मैं इनको इनकरेज करता हूँ अपना पोस्चर करेक्ट करें। पोस्चर करेक्ट करने के लिए वो अपनी दीवार के साथ बैक लगा सकते हैं और अपने कंधों को बिल्कुल दीवार के साथ पुश करें और अपनी चिन को टक इन कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए दिन में 3 दफ़ा करें। 3 से 4 हफ्ते ये जब एक्टिविटी रिपीट करेंगे उससे उनको गुड पोस्चर हैबिट्स की आदत पड़ जाएगी। नंबर 2, उनको कुछ पोस्चर करेक्शन या चेस्ट मसल टाइटनेस रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइए वो एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये चेस्ट मसल की स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच के अंदर हम दरवाजे के पास खड़े होते हैं और दरवाजे की साइडों पे अपने दोनों हाथ नीचे रख लेते हैं और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं ताकि हमारे चेस्ट मसल के अंदर स्ट्रेच फील हो। 6 से 10 सेकंड का हम होल्ड करते हैं और एक सेशन के अंदर हमें 3 दफ़ा इस स्ट्रेच को रिपीट करना है। ये हमारे चेस्ट मसल की स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव स्ट्रेच है। दिन में 3 दफ़ा इस स्ट्रेच को रिपीट करेंगे। जब चेस्ट मसल की स्टिफनेस कम होती है तो उससे हमारे शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट में काफ़ी बेहतरी आती है, जिससे हमारे रोटेटर कफ के अंदर पेन कम हो जाती है।
चेस्ट मसल की स्टिफनेस को कम करने के लिए नंबर 2 स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच के अंदर भी आप दरवाजे के सेंटर में खड़े होते हैं, बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अपने दोनों हाथ आप 90 डिग्री के एंगल पे ले जाते हैं ताकि आपके चेस्ट के अपर मसल की स्टिफनेस को रिड्यूस कर सकें। इस स्ट्रेच को भी आपने 3 दफ़ा करना है। 8 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 दफ़ा आप इन स्ट्रेचेस को रिपीट करेंगे। इससे आपके चेस्ट मसल की स्टिफनेस को कम करने में बहुत हेल्प होती है। जब हमारे स्ट्रेच मसल की स्टिफनेस कम होती है तो हमारे शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट में बेहतरी आ जाती है। उससे हमारे रोटेटर कफ के अंदर जो इम्पिंजमेंट हो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। उससे हमारे शोल्डर के अंदर पेन में कमी आ जाती है। ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव स्ट्रेच है। जब आप फिजियो क्लिनिक पर विजिट करते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट 2 से 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस ट्राई करते हैं। नंबर 1, वो आपको अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आपके सुप्रास्पाइनेटस मसल और रोटेटर कफ टेंडन की स्टिफनेस को कम किया जा सके। नंबर 2, वो डीप फ्रिक्शन मसाज करते हैं जो कि रोटेटर कफ के इंसर्शन पॉइंट पे है, ताकि जब हम इसको डीप फ्रिक्शन मसाज देते हैं तो उससे इन टेंडन की स्टिफनेस कम हो जाती है। नंबर 3, शॉक वेव ट्रीटमेंट। जिन लोगों में ये रोटेटर कफ टेंडन बहुत पुराना हो चुका होता है उनमें शॉक वेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जो लोग क्रोनिक शोल्डर इम्पिंजमेंट के केसेस हैं उनके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल है। नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को 4 से 6 सेशन के लिए बुलाते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हम शॉक वेव्स रोटेटर कफ टेंडन के इंसर्शन पॉइंट्स पे और सुप्रास्पाइनेटस मसल को देते हैं ताकि जो उनके अंदर टाइट एडहेजन या स्टिफनेस हो चुकी हैं उनसे रिलीज़ हो सके। अगर आपको किसी को शॉक वेव ट्रीटमेंट चाहिए तो होराइजन हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट APRC में आ सकता है, वहाँ पे ये शॉक वेव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑप्शन स्टीरॉयड इंजेक्शन है। जिन लोगों में पेन बहुत ज़्यादा है और वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रही या जिनमें पेन 6 माह से 9 माह हो गए हैं और वो सेटल नहीं हो रही, तो सूरत में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं इसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन ट्राई करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ऑप्शन में नंबर 2 बात की जाए तो जिन लोगों में बोनी नोक बन चुकी होती है और वो किसी ट्रीटमेंट ऑप्शन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते तो कई दफ़ा सर्जन को एक छोटी सी सर्जरी करना पड़ती है और ये सर्जरी आर्थोस्कोप से करते हैं ताकि जो बोनी नोक बनी हुई है उसको वो ट्रिम कर दें, उसको स्मूथन कर दें ताकि जो हमारा मसल है वो बोन के साथ रगड़ ना खाए। ये बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। एक लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिन लोगों में कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन रिस्पांस नहीं कर रहा होता। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।